मणिपुर का जो इशू है वो सिर्फ डोमेस्टिकली सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इंटरनेशनल है। हिंदुओं पे बांग्लादेश में जो अटैक्स होते हैं, राइट्स होते हैं हिंदुओं के खिलाफ दुर्गा पूजा के टाइम पे, यूएस बोलता है कि हम कंट्रीज़ में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें साफ दिख जाता है यूएस की हिपोक्रेसी कैसी है। ऑल्सो जो आपने सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बांग्लादेश मुद्दे पर। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में कैसा फिट आता है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया के इंटरेस्ट बांग्लादेश में क्या क्या हैं, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अलावा बांग्लादेश के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, और एक हम सरप्राइजिंग फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आप पूरे वीडियो को देखिए ज़रूर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर इधर जाके मेरी पुरानी वीडियोस ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि रिसेंटली बांग्लादेश में एक बहुत ही बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट चालू हुआ था, जो कि धीरे धीरे एक राइट में बदल गया। और ये राइट ठंडा करने के लिए शेख हसीना, जो कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पूरी मिलिट्री फोर्स यूज़ की थी। हालांकि लीथल फोर्स नहीं यूज़ किया था, उन्होंने टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स इन डिफेंसिव पोस्चर वहाँ पे ज़रूर भेज दिए थे। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब से शेख हसीना, जो कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ पे इलेक्ट हुई हैं, और तब से ही बांग्लादेश में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज चली आ रही हैं। तो जब वो इलेक्ट हुई थी मई या जून के अराउंड, तो उन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी बात कही थी। उन्होंने बोला था कि एक वाइट मैन आता है, एक गोरा आदमी आता है उनके पास, एंड वो कहता है कि अगर आप हमें कुछ चीज़ें दे देंगी, कुछ हमारी शर्तें मान लेंगी, तो आपको हम आपका री इलेक्शन एश्योर कर सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं। और अगर आपने वो चीज़ें हमें नहीं दी, जो वो शर्तें रख रहे थे, वो अगर नहीं दी, तो शायद आपका री इलेक्शन मुश्किल हो सकता है। ये बात उन्होंने खुद बताई थी। और आइए अब जानते हैं कि वो बातें कौन कौन थी, और ये बात शायद किसने बोली। उन्होंने नाम लेके किसी को नहीं पॉइंट आउट किया, बट हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाइट मैन कहाँ से और किस कंट्री का होगा। तो वो जो वाइट मैन था, उनकी एक शर्त थी कि सेंट मार्टिन आइलैंड, जो कि बांग्लादेश का पार्ट है, वो उनको एक एयर बेस बनाने के लिए दे दे, और जो कुछ पार्ट म्यांमार बॉर्डर पे है वो उन्हें चाहिए था फॉर अनदर मिलिट्री बेस। तो मिलिट्री बेस और एयर बेस का नाम सुन के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि दुनिया में एक ही कंट्री है जिसके पूरी दुनिया भर में मिलिट्री एंड एयर बेसेस हैं, वो है यूएस। और एक यूएस ही है जिसका सेंट मार्टिन आइलैंड में एक एयर बेस बनाने का शायद बहुत टाइम से इरादा रहा है। आप पुरानी खबरें पढ़ेंगे तो आपको इसके ट्रेसेस 2017-18 से दिखना चालू हो जाएंगे। ऐसे में आइए हम ये बात समझते हैं कि अगर आज की बात हम करें तो आज शायद इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक जोन्स शायद मिडिल ईस्ट और टू सम एक्सटेंट यूरोप है। बट आने वाले समय में पूरा एशिया पैसिफिक एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक हब होने वाला है, और जो कि इंडियन ओशन रीजन है या फिर साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी शिपिंग लेन्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो जाएंगे किसी भी कंट्री के लिए। और ऐसे में कोई भी कंट्री, कोई भी सुपर पावर ये चाहेगा कि उसका इन शिपिंग लेन्स पे एक दबदबा बना रहे, चाहे वो उन शिपिंग लेन से कितना भी दूर हो। वो चाहेगा कि उसकी मिलिट्री पावर उस एरिया में प्रोजेक्ट हो सके इजीली। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स का ये एक इरादा है कि वो साउथ ईस्ट एशिया या इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाए, और इसलिए सेंट मार्टिन आइलैंड उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब सेंट मार्टिन आइलैंड को अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम मैप पे चलते हैं, मैप के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे, तो आप देखेंगे इस मैप में कि सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश के बिल्कुल सदर्न छोर में है, बिल्कुल बे ऑफ बंगाल में। और ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इन टर्म्स ऑफ कि ये ज़मीन से, यानी कि लैंड से बहुत दूर भी नहीं है और सी के बहुत पास भी नहीं है। एंड ये पूरे बे ऑफ बंगाल में एक बहुत ही क्रूशियल एसेट साबित हो सकता है किसी भी एयर पावर के लिए। अब हम आगे चलते हैं, हम समझते हैं कि बांग्लादेश में यूनाइटेड स्टेट्स के क्या क्या इंटरेस्ट है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, सेंट मार्टिन आइलैंड तो है ही है, उसके अलावा भी शेख हसीना ने एक बात बोली थी कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बांग्लादेश, म्यांमार एंड दूसरी कंट्रीज से लेकर एक अलग क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है। ये एक उनका दूसरा इंटरेस्ट है। इसके पीछे एक कारण ये है कि
यूनाइटेड स्टेट्स या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत टाइम से ही साउथ ईस्ट एशिया या फिर एशिया पैसिफिक रीजन में एक वेसल स्टेट की खोज में है, जो कि इनके पास अभी तक नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज प्रो यूएस है बट कोई भी वेसल स्टेट नहीं है। ऐसे में इस रीजन में जो कि आपका ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया पड़ता है, ये एक बहुत ही रिसोर्स रिच रीजन है, प्लस इनमें बहुत क्रूशियल ट्रेड रूट्स भी आते हैं। ऐसे में इस एरिया में वेस्टर्न पावर्स अपना डोमिनेंस चाहती है और उसके लिए वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव मेथड्स यूज कर रही हैं। तो उनको ये सेपरेट क्रिश्चियन स्टेट क्यों चाहिए? इस क्रिश्चियन स्टेट को कुकी लैंड हिस्टोरिकली कहा जाता है। ये क्रिश्चियन स्टेट बेसिकली इसका फंडामेंटल मोटो है चाइना को काउंटर करना, ताकि एक वेसल स्टेट रहे जो कि वेस्ट के इशारों पर नाचे और वहाँ पे मिलिट्री बेसेस एंड मिलिट्री पर्सनल्स डिप्लॉय कर सके वेस्टर्न पावर्स, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स। एंड वहाँ पे उस एरिया के थ्रू हम साउथ ईस्ट एशिया में नॉट जस्ट चाइना को काउंटर कर सके। चाइना यूनाइटेड स्टेट्स का आज का दुश्मन है। आने वाले टाइम में एक सेकेंड इकोनॉमिक पावर जो इस एरिया में उभर के आ रहा है वो खुद इंडिया है। ऐसे में साउथ ईस्ट एशिया में वेस्टर्न पावर्स का, यूनाइटेड स्टेट्स का कोई इतना बड़ा प्रेजेंस नहीं है और यही उन्हें सताता है कि अगर इस रीजन में दो बड़े पावर्स आ गए तो इस दुनिया में इस यूनाइटेड स्टेट्स की हेजेमोनी जो है, मोनोपोली जो है, वो खत्म हो जाएगी। सेकेंड इशू जो है, जो ये रीजन है जिसे कि हम बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन, थाईलैंड, लाओस, कैम्बोडिया, ये वाले रीजन्स जो है ये बहुत ही रिसोर्स रिच है। और आपको पता ही है जो भी रीजन्स रिसोर्स रिच होते हैं वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ युद्ध करवा के, कुछ ना कुछ सिविल अनस्टेबिलिटीज करके उस एरिया को डिस्टेबलाइज करके खुद वहाँ पे एक मिलिट्री बेस बना लेता है इन नेम्स ऑफ स्प्रेडिंग डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। ऐसा उन्होंने शुरुआत में साउथ अमेरिका में किया, बहुत सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज में किया, फिर ये मिडिल ईस्ट की तरफ मूव हुए, फिर ये धीरे धीरे यूक्रेन में गए, अब ये धीरे धीरे इनका निशाना एशिया पैसिफिक या फिर साउथ ईस्ट एशिया में आ गया है। और ये सारी कंट्रीज के लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात है, लेकिन ये सारी कंट्रीज जो छोटी कंट्रीज हैं वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि उनको एक तरफ चाइना का भी डर सता रहा होता है कि चाइनीज़ मिलिट्री की प्रेजेंस भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गई है इस रीजन में, और इसलिए उन्हें लगता है कि एक दुश्मन से अच्छा है दूसरा वाला दुश्मन अपना लो। तो अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए वेस्ट जो है, यूएस जो है, वो हमेशा से बांग्लादेश में कोशिश करता रहा है, खासकर कि लास्ट 3-4 साल में जो यूएस जो है वो एक्टिवली एंड ओपनली वहाँ की अपोजिशन पार्टीज को सपोर्ट करता है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ वर्बल सपोर्ट बट इन टर्म्स ऑफ हार्ड बेनिफिट्स। दैट इज कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उनके ऑफिशियल्स के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाना, उनके अगेंस्ट वीज़ा पॉलिसीज डिस्क्रिमिनेटरी कर देना। उसके अलावा भी ज़्यादातर जो वहाँ की अपोजिशन पार्टीज हैं उनके लीडर्स वेस्ट में ही आज बेस्ड है। बहुत सारी पार्टीज के लीडर अभी बांग्लादेश में मौजूद भी नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि जो वहाँ की अपोजिशन पार्टीज है, विच इंक्लूड्स द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी and which also includes Jamaat Islami, which is a banned political organization in that country since 2013. Banned in terms of कि वो active politics या elections में part नहीं ले सकते, but they are very active in the other social spheres. अब ये एक चीज़ create करता है, वो है एक ऐसी situation आ गई है इसमें कि ये दोनों पार्टीज जो है बहुत ही एंटी इंडिया है। मैं आपको सीधे तौर पे बताऊं तो फैक्ट ये है कि जो फिलहाल की पीएम शेख हसीना है बांग्लादेश की, वो प्रो यूएस बिल्कुल भी नहीं है, एंड मोस्टली वो बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया, टू सम एक्सटेंट प्रो चाइना एंड टू सम एक्सटेंट प्रो रशिया है। तो बेसिकली वो ब्रिक्स नेशंस का ज़्यादा सपोर्ट करती है रादर देन दी वेस्टर्न कंट्रीज। उसका एक कारण ये है, इसका हिस्टोरिकल रीज़न है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने बांग्लादेश वॉर या फिर जब बांग्लादेश 1971 में क्रिएट हुआ था तब पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। और फिलहाल की जो पीएम है शेख हसीना, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी, जो कि उस टाइम के जो फ्रीडम फाइटर थे जो कि पाकिस्तान से लड़ रहे थे बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, जिनका कि नाम था मुजीबुर रहमान, शेख हसीना जी उनकी बेटी है। और कहा जाता है कि जब मुजीबुर रहमान को असैसिनेट किया गया था तो उसमें वेस्टर्न पावर्स का बहुत बड़ा रोल था, एंड ये सब किया गया था आईएसआई के थ्रू। तो ऐसे में उनका जो ओवरऑल स्टैंस है वो बहुत ही ज़्यादा एंटी वेस्ट है,
रेटोरिकली एंटी वेस्ट नहीं है, बट बाय एक्शंस शी इज क्वाइट एंटी वेस्ट और शी इज न्यूट्रल टू द वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स को ये पसंद नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि इंडियन ओशन रीजन में आने वाले टाइम में उनकी बहुत अच्छी पकड़ हो, एंड उसके लिए उनको मिलिट्री बेसेस की ज़रूरत है डिफरेंट कंट्रीज में, और इसके लिए चाहे तो वो किसी भी कंट्री में तख्ता पलट करवाने की साजिश कर सकते हैं, जो कि बांग्लादेश के केस में अब साजिश नहीं रही। वो ओपनली रजीम चेंजेस की प्रैक्टिसेस दिखा रहे हैं, कभी सैंक्शंस लगाने की बात करते हैं, कभी ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात करते हैं, बांग्लादेश के अगेंस्ट जो वीज़ा रेजीम है उसको इतना स्ट्रिंजेंट कर देते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेटली लगने लगता है। बहुत सारे ऑफिशियल्स जो बांग्लादेश के हैं उनके अगेंस्ट सैंक्शंस लग जाते हैं। तो इस तरीके का एक प्रैक्टिस जो है यूएस कर ही रहा है काफ़ी टाइम से, और उसके अलावा बांग्लादेश को भी लेके इंडिया जैसे सिमिलर प्रेस कवरेज जो है, नेगेटिव प्रेस कवरेज जो है, वो वेस्टर्न मीडिया में कंटिन्यूसली चली आ रही है। जबकि मैटर ऑफ फैक्ट इज कि अगर हम कंपेयर करें जो अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश की, जो कि बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और आवामी लीग, तो इन दोनों में से ज़्यादा सेक्युलर आवामी लीग है, और बीएनपी जो कि बैक्ड है जमात इस्लामी के द्वारा, ये एक बहुत ही फंडामेंटलिस्ट एंड रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है। तो ऐसे में जब यूएस बोलता है कि हम कंट्रीज में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, तो इसमें साफ दिख जाता है यूएस की हिपोक्रेसी कैसी है। ऑल्सो जो आपने सुना हो बांग्लादेश में जो अटैक्स होते हैं, राइट्स होते हैं हिंदुओं के खिलाफ दुर्गा पूजा के टाइम पे, उस टाइम पे भी जो कल्प्रिट्स मोस्टली निकल के आते हैं वो ज़्यादातर जमात इस्लामी के ही होते हैं, जमात इस्लामी बांग्लादेश। इंडिया में तो ये आउटफिट आई थिंक बैंड है, बट बांग्लादेश में पॉलिटिकली बैंड है इन द सेंस कि वो इलेक्शंस में पार्ट नहीं ले सकते, बट एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन दे कैन वर्क फ्रीली इन बांग्लादेश। सो वहाँ के रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट जो भी अत्याचार होते हैं उनमें जमात इस्लामी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द यूएस वांट्स द अपोजिशन पार्टीज टू बी इन पावर सो दैट दे कैन गेट एक्सेस टू सेंट मार्टिन आइलैंड। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, बाकी हम इसमें डिटेल में बात आगे चलकर करेंगे कि फ्यूचर में क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं। अगर आज एक एयर बेस या नेवल बेस बना भी लिया यूएस ने, तो फ्यूचर में चल के यूएस के क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं। चाइना तो आज का दुश्मन है, चाइना कल भी दुश्मन रहेगा, बट इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही नैरो वे ऑफ थिंकिंग है, और हमको देखना पड़ेगा इस रीजन में बहुत सारे रीजनल पावर्स एंड बहुत सारे इफ नॉट सुपर पावर बट पावरफुल कंट्रीज आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक माइट, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री माइट, एंड चाइना के बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट जो पावर उभरता हुआ है वो इंडिया खुद है। ऐसे में आई डोंट थिंक एक तरीके से वेस्टर्न हेजेमोनी को बिल्कुल ही डोमिनेट कर दें और बिल्कुल ही ओवरशैडो कर दें, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो वेस्ट के कंपैरिजन में, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 15th या 10th सेंचुरी के टाइम से, नॉट मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिया और चाइना जो है ये बहुत ही प्रॉस्पेरस कंट्री रहे हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटरनल प्रॉस्पेरिटी एंड इन टर्म्स ऑफ इनका रिचनेस ऑफ ट्रेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड इन द सेंस दूसरी कंट्रीज के साथ। जो बांग्लादेश का उनका वर्ल्ड व्यू है बांग्लादेश को लेकर, वो सिर्फ चाइना ओरिएंटेड नहीं है, ये इंडिया फोकस्ड भी है, और ये बात इनडायरेक्टली पीएम हसीना ने अपनी स्टेटमेंट में बोली थी, हालांकि उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया था। सेकंड आते हैं हम इस कंट्री में, बांग्लादेश में जो है चाइनीज इंटरेस्ट क्या क्या है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि रिसेंटली शेख हसीना जो है वो चाइना गई थी, शी जिनपिंग से मिली थी, बट ड्यू टू सम रीजंस उनको अपना ऑफिशियल टूर था वो एक दिन घटाना पड़ा, उनको इमरजेंसी में आना पड़ा। तो ऐसे कई कयास लगाए जा रहे हैं कि चाइना ने इसी बात का बुरा मान लिया, और कहा जा रहा है कि जो रिसेंट प्रोटेस्ट्स हैं वो चाइना का यही बदला है उनको दिखाने का कि हमसे मिसबिहेव करने का क्या नतीजा हो सकता है। बट आई डोंट थिंक सो, वाई वो हम डिस्कस करते हैं। तो चाइना के बांग्लादेश में जो इंटरेस्ट है, वो सबसे पहला इंटरेस्ट तो है इंडिया का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बांग्लादेश में जो है कंटेन करना। वो बंद तो नहीं कर सकते लाइक मॉलडीव्स, बट एटलीस्ट कंटेन करना। और
बांग्लादेश के केस में आपने जैसे देखा, अभी मैंने डिस्कस किया कि वहाँ पे यूएस का इन्फ्लुएंस भी बढ़ जाएगा अगर वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी यानी कि जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है वो पावर में आती है। तो ऐसे में एक बहुत ही कॉन्ग्रुएंस ऑफ इंटरेस्ट होता है इंडिया और चाइना में कि वो दोनों ही चाहते हैं कि शेख हसीना पावर में रहे, क्योंकि फिर अगर उनको लगा कि ऑपोजिशन पार्टी वहाँ की पावर में आती है तो चाइना के लिए दिक्कत हो जाएगी कि वहाँ पे एक मिलिट्री बेस यूएस का बन जाएगा, और इंडिया के लिए दिक्कत हो जाएगी वही सेम मिलिट्री बेस। इंडिया के लिए भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। क्यों एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो हम मैप वाले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे मैं आपको मैप दिखा के पूरा बताऊंगा कि सिचुएशन कैसी है। तो वो मिलिट्री बेस तो प्रॉब्लम है ही सही, फिर वो जो कुकी लैंड के बारे में मैंने बताया वो भी इंडिया के लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। नेक्स्ट एक और चीज़ है, वो है मैंने वो भी डिस्कस किया इससे पहले कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है इट इज़ बैक्ड बाय अ वेरी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी। तो हमारे वहाँ पे नेगेटिव गतिविधियाँ बढ़ सकती है, टेररिज्म, स्मगलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारे लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी की भी सिचुएशन डेवलप हो सकती है इस केस में। तो हम यानी कि इंडिया नहीं चाहता कि बीएनपी या फिर कोई भी अपोजिशन पार्टी जो है आवामी लीग की वो पावर में आए, एंड चाइनीज़ भी नहीं चाहते कि आवामी लीग सत्ता से हटे। तो ये एक वियर्ड सा इंटरेस्ट का कॉन्ग्रुएंस है, कन्वर्जेंस है, जो कि अक्सर चाइना और इंडिया में देखने को नहीं मिलता है, बट बांग्लादेश के केस में ऐसा ही है। अब चाइना ने जो है बांग्लादेश में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ अदर सोशल प्रोग्राम्स वहाँ की डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री के लिए। तो ऐसे में चाइना नहीं चाहता कि वहाँ पे कोई ऐसी सरकार आए जो कि बहुत ज़्यादा प्रो यूएस हो और उनके इन्वेस्टमेंट पे खतरा आ जाए। सेकंड है, बांग्लादेश इज़ ए की पार्ट इन देयर ओन वर्ल्ड व्यू ऑफ ऑल द कॉरिडोर्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर्स दैट दे आर मेकिंग। इसलिए चाइना नहीं चाहता वहाँ पे कोई चाइना की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकार आए या फिर प्रो यूएस सरकार आए। बट इसमें एक कैवियाट ये भी है कि टू सम एक्सटेंट चाइनीज़ जो है जमात इस्लामी को भी फंड करते हैं, एंड उनका इन्फ्लुएंस जमात इस्लामी में भी अच्छा खासा है। बट बीएनपी जो कि वहाँ की प्रिलिमिनरी या फिर प्राइमरी अपोजिशन पार्टी है, वहाँ पे चाइना की ज़्यादा पकड़ नहीं है, वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ की ज़्यादा पकड़ है। तो ये थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है, बट ओवरऑल जो चाइना का फिलहाल का स्टैंड है, दे हैव एक्सेप्टेड द जनरल इलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ बांग्लादेश, जिसमें कि आवामी लीग जीत गई थी, यानी कि शेख हसीना जी की पार्टी जीत गई थी। बट वेस्टर्न कंट्रीज ने, खासकर यूएस ने, यूरोप ने इन इलेक्शंस को रिजेक्ट कर दिया है। उनका ये कहना है कि ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं थे। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं कि इंडियन इंटरेस्ट क्या है इस रीजन में। तो हम पहले समझते हैं कि जो आवामी लीग है, जो शेख हसीना जी की पार्टी है, वो इतनी प्रो इंडिया क्यों है। तो सीधी बात में बात करें, आवामी लीग ही वो पार्टी है या फिर वो संगठन है जिसने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ, और जिनकी हमने हेल्प की थी इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एंड अदर एस्पेक्ट्स बांग्लादेश को आज़ाद कराने में पाकिस्तान से 1971 में। और उस टाइम पे आवामी लीग को, या फिर जो भी वो पार्टी थी उस समय पे जो भी कहलाई जाती थी, उसको लीड कर रहे थे शेख हसीना जी के फादर शेख मुजीबुर रहमान। तो उनकी हमने हेल्प की थी बहुत ज़्यादा, और उनके असैसिनेशन के बाद भी इंडिया ने इनकी फैमिली को अच्छी प्रोटेक्शन दी थी इन टर्म्स ऑफ कि वो उनकी फैमिली के कई सदस्य इंडिया में रहे थे और अभी भी शायद रहते भी हैं। तो ऐसे में शेख हसीना जी की फैमिली है या फिर पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रो इंडिया है, एंड इसलिए एक हमारे लिए हमारे बॉर्डर पे एक फेवरेबल गवर्नमेंट रहना दूसरी कंट्री में हमारे लिए अच्छी बात है। सेकंड है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, ये बहुत ही एंटी इंडिया है। आपने जैसे कि देखा होगा मालदीव्स में इंडिया आउट का एक नारा चला था, वैसे ही इन्होंने बीएनपी ने बांग्लादेश में ऐसे इंडिया आउट का नारा चलाया है, और शायद अगले इलेक्शन तक आपको ये सब सुनते हो। इसलिए एक तरीके से अनफेवरेबल गवर्नमेंट है। हालांकि मेरा पर्सनल स्टैंड ये है कि इंडिया को, यानी कि भारत को जो है दोनों पार्टीज में अपने एसेट्स बनाने चाहिए, ताकि कोई भी सरकार आए हमारे इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्योंकि अगर हम हमारे इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो हम धीरे धीरे अपने डिफेंस कोऑपरेशन को भी बढ़ा रहे हैं उनके साथ। हम उनको काफ़ी सारे डिफेंस इक्विपमेंट सेल करते हैं, मोस्टली इन
इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, यानी कि प्रोटेक्टेड व्हीकल्स ही ज़्यादा हम सेल करते हैं। एंड उस हिसाब से हम बात करें तो आवामी लीग के अंडर में हमारा ट्रेड जो है पहले से 3 गुना बढ़ा है। और एक बहुत ही क्रूशियल प्रोजेक्ट जो है इंडिया रशिया के हेल्प से एंड बांग्लादेश के कोलैबोरेशन में बांग्लादेश के रूपपुर में बना रहा है, वो है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो यहाँ पे एक रशियन एंगल भी आ जाता है। रशिया के अपने इंटरेस्ट है बांग्लादेश में आवामी लीग सरकार रहने में, एक प्रो इंडिया या एक प्रो चाइना और ऐसी सरकार रहने में, जो कि इनहेरेंटली प्रो रशिया भी होगी। तो ऐसे में 3 मेजर पावर्स जो कि इंडिया, रशिया, चाइना, तीनों ये चाहते हैं कि आवामी लीग पावर में रहे और उनके सारे इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट उनके पावर में रहने से सेफ गार्डेड रहते हैं। हालांकि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर फ्यूचर में बीएनपी आती है तो उनके लिए चीज़ें थोड़ी डाइसी हो जाएंगी। इसलिए हम जब कहते हैं कि कैसे इस केस में चाइना और इंडिया बांग्लादेश के केस में एक सिनर्जी में है, एक तरीके से फ्रेनिमी है, फ्रेंड एंड एनिमी एट द सेम टाइम, तो उसका मिसिंग लिंक जो है रशिया से हो सकता है। अगर किसी किस्म की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है बांग्लादेश को लेके इंडिया और चाइना में, तो शायद रशिया एक तरीके से मीडिएटर का काम कर सकता है चीज़ों को डिफ्यूज़ करने में। इसलिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि तीनों कंट्रीज, रशिया, इंडिया, चाइना, जो कि ब्रिक्स की 3 मेजर कंट्रीज हैं, इन्होंने बांग्लादेश इलेक्शन रिजल्ट को वेलकम किया। आवामी लीग जो आई थी उनको बधाई भी दी, इलेक्शंस को लेजिटिमेट बताया। उसी और ऑन दी अपोजिट साइड वेस्टर्न कंट्रीज ने बांग्लादेश के इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर ना बता के एक शैम बता दिया। तो अब हम सीधा सीधा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बांग्लादेश के ओवरऑल इंटरेस्ट क्या है। बहुत ही सिंपल इंटरेस्ट हैं इनके, जो कि शेख हसीना जी की सरकार है, उनका टारगेट है कि बांग्लादेश को एक मिडिल इनकम कंट्री बनाया जाए। उनका टारगेट था 2021 तक बनाना, ये हो नहीं सका, बट पॉसिबली वो इसी ओर अग्रसर है। उनकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। उन्होंने मीनवाइल उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत इंप्रूव किया है। और बाकी दुनिया से जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड या फिर बाकी जितने भी पावर स्फीयर्स है, पावर सर्कल्स है, उनके साथ एक बैलेंस बना के चलना, जो कि बहुत सिमिलर साउंड करता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के साथ। तो बेसिकली ये पार्टी जो आवामी लीग है, मोर और लेस एक प्रो डेवलपमेंट और मोर और लेस एक सेक्युलर पार्टी है। हालांकि बांग्लादेश का जो ऑफिशियल रिलीजन है, स्टेट रिलीजन है, वो इस्लाम ही है, बट कंपेयर टू जो उनकी अपोजिशन पार्टी है, उनके कंपैरिजन में ये लोग काफ़ी सेक्युलर है। तो चलिए अब हम मैप के थ्रू इस पूरे गेम को समझते हैं जो कि इंडियन ओशन रीजन में चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैप को पढ़ना। तो चलिए अब मैप के थ्रू हम इंडियन ओशन में चल रहे गेम को समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, बांग्लादेश के नीचे एक रेड बॉक्स में मैंने मार्क कर रखा है सेंट मार्टिन आइलैंड को, जो कि यूएस चाहता है और उनके पास आ जाए एंड वहाँ पे वो एक एयरबेस बनाए। और नीचे जैसे ही आप देखेंगे कि आपको दिख जाएगा इंडिया का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है, इंडिया क्वाड का मेंबर है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो मलाक्का स्ट्रेट, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल पास है जहाँ से चाइना का 80% ऑफ एनर्जी सप्लाई होता है इस स्ट्रेट के थ्रू। यानी कि जो मिडिल ईस्ट से जितने शिप्स आती हैं इनके पास ऑयल, क्रूड ऑयल लेके, तो ये मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू ही आती है। और वॉर के टाइम पे मलाक्का स्ट्रेट ब्लॉक कर देने से चाइना को काफ़ी नुकसान होगा अपने क्रूड ऑयल एंड गैस की सप्लाई में। तो स्ट्रेटेजिकली तो अंडमान एंड निकोबार ज़्यादा पास में है, इंडिया क्वाड का भी मेंबर है, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो इंडिया मलाक्का स्ट्रेट को ब्लॉकेड कर सकता है। हमारे पास रिसोर्सेज भी है इंडियन नेवी की। वहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में ऑलरेडी काफ़ी सारे मिलिट्री बेसिस हैं और अब ग्रेट अंडमान प्रोजेक्ट के थ्रू हम वहाँ पे और ज़्यादा मिलिट्री एंड सिविलियन डेवलपमेंट कर रहे हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्ट भी बन रहा है जहाँ पे यूएस चाहे तो अपने शिप्स डॉक कर सकता है। उसमें इंडिया को आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगी, क्योंकि वो क्वाड का पार्टनर है। हमने यूएस के साथ काफ़ी सारे मिलिट्री एग्रीमेंट्स भी साइन कर रखे हैं, जैसे लिमुआ, बेका, इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट लॉजिस्टिकल एंड मिलिट्री एग्रीमेंट्स है। तो यहाँ पे इस रीजन में रहने का यूएस का कोई सेंस नहीं बनता है, वो भी एक एयर बेस बनाने का, फिर एक लैंड बेस बनाने का बांग्लादेश, म्यांमार और इस रीजन में। तो इसका एक ये रीजनिंग हो सकती है कि ये सिर्फ चाइना के लिए नहीं है। जो सेंट मार्टिन आइलैंड में एयर बेस है वो सिर्फ चाइना के लिए नहीं है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे,
ये इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और इंडिया अपने जितने ट्रेड करने वाला है फ्यूचर में, उसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू उसका एक बहुत सब्सटेंशियल पार्ट इसी रीजन से होके गुजरेगा, इसी मलाका स्ट्रेट, इसी बे ऑफ बंगाल के थ्रू होके गुजरेगा। ऐसे में मेरा ये मानना है कि अगर यूएस चाहता है इंडिया को इस रीजन में कंटेन करना, तो सेंट मार्टिन आइलैंड ही एक तरीका है जिससे वो हमें एक तरीके से ब्लैकमेल कर सकता है, हमें डरा धमका सकता है कि हमारे पास एक एयर बेस है, अगर आपने हमारी नहीं बात मानी तो हम आपकी ट्रेड रूट्स उड़ा देंगे। आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो मलाका स्ट्रेट है और ये पूरा ईस्टर्न जो जोन है, ईस्ट एशिया वाला जोन है, वहाँ पे हमारे ट्रेड्स अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया में हमारे ट्रेड्स बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट हमारा जो रशिया के साथ चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम ट्रेड रूट है वो भी इसी के थ्रू होकर आएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट बन जाएगा इंडिया के लिए, और अगर इंडिया को कंटेन करना है तो यही एक तरीका है जिससे इंडिया कंटेन हो सकता है, उसकी ट्रेड रूट्स को काट दिया जाए। और इसमें से यूएस का सेंट मार्टिन आइलैंड अगर यूएस को मिल जाता है, एक एयर बेस बन जाता है वहाँ पे, तो इंडिया को इजीली प्रेशराइज किया जा सकता है। इसके अलावा सेंट मार्टिन आइलैंड को लेने का मुझे एट अ पर्सनल लेवल कोई लॉजिक नहीं दिखता है। यही लॉजिक दिखता है कि इंडिया को यहाँ पे कंटेन करना है, क्योंकि इंडिया शायद आज पावर नहीं है, आज कोई ग्लोबल पावर नहीं है, बट आने वाले टाइम में जब 2050-2060 जब उसकी इकोनॉमी एक सब्सटेंशियल हाइट पा लेगी, तब ये एक इकोनॉमिक एंड मिलिट्री थ्रेट बन जाएगा यूएस के लिए। और यूएस नहीं चाहता कि एशिया में एक दूसरा चाइना आ जाए, इसलिए उसे सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए। अब बात रही जो बांग्लादेश की पीएम ने बताया कि उनको एक क्रिश्चियन लैंड भी चाहिए, तो वो कुकी लैंड है। कुकी लैंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको मणिपुर मुद्दे के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको इतना बता देता हूँ कि मणिपुर का जो इशू है वो सिर्फ डोमेस्टिकली सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इंटरनेशनल है, और इस पे हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।